गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था उसका सेकंड पार्ट, यानी स्टोइकियोमेट्रिक 1 ही कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं जो भी क्वेश्चंस 6 तक हुआ था और उसके फर्दर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 7 कह रहा है ए कंपाउंड विच कंटेन्स 1 एटम ऑफ X एंड 2 एटम्स ऑफ Y फॉर ईच 3 एटम्स ऑफ Z। ठीक है, यानी कि एक कंपाउंड है जिसमें एक एटम है X का, 2 एटम है Y का एंड 3 एटम है Z का। ठीक है, इज मेड ऑफ मिक्सिंग 5 ग्राम ऑफ X, और 5 ग्राम X के साथ X का जो अमाउंट है वो 5 ग्राम है। ठीक है, Y का जो अमाउंट है 1.15 इंटू 10⁻23 एटम्स है Y के, एंड Z के जो हैं वो 0.03 मोल्स हैं। ठीक है, यानी Z के 0.03 मोल्स ऑफ एटम है, यानी कि इतने अमाउंट X Y Z के रिस्पेक्टिवली मिलके ये कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, गिवन दैट ओनली 4.40 ग्राम ऑफ कंपाउंड रिजल्ट्स। ठीक है, यानी कि ये तीनों मिलके, ठीक है, जो कंपाउंड बना रहा है उसका वेट जो हो रहा है 4.40 ग्राम हो रहा है। ठीक है, यानी कि तीनों लोग मिला के जो कंपाउंड बना रहे हैं उसका जो फाइनल कंपाउंड का जो वेट है वो 4.40 ग्राम है। ठीक है, तो कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ Y का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। इफ़ एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Z आर 60 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, यानी कि एटॉमिक वेट दे रखा है X और Z का 60 एंड 80 है। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक वेट ऑफ Y। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड बनता है वो बन सकता है एक एटम X का है, 2 एटम Y का है एंड 3 एटम Z का है। यानी कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वह X, Y2 एंड Z3 होगा। ठीक है, अब जो अगला डाटा दे रखा है उसमें बता रखा है कि 5 ग्राम X का हम ले रहे हैं उस कंपाउंड में। ठीक है, 5 ग्राम X का लेने का मतलब क्या है कि कितने मोल ऑफ X हम उस कंपाउंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि वेट भी दे रखा है, गिवन मास भी है, डिवाइडेड बाय X का मोलर मास यानी एटॉमिक वेट भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मोल ऑफ X कैलकुलेट करें तो 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 ग्राम, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो मोल आएगा वो 0.083 मोल्स आएंगे। ठीक है, यानी उस कंपाउंड में X का कितना कंट्रीब्यूशन है 0.083 मोल्स। ठीक है, अगला अगर हम देखें, ठीक है, तो अगला पार्ट अगर देखें हम तो मोल्स ऑफ Y अब हम निकालने जा रहे हैं। तो मोल्स ऑफ Y के लिए भी उसने एटम्स में दे रखा था कि Y में टोटल Y के कितने एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस कंपाउंड में, दैट इज 1.15 इंटू 10⁻23 एटम्स जो हैं, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ Y एटम के टर्म में कैसे, एटम्स के टर्म में रिगार्डिंग हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक है, तो आपका ये निकलेगा मोल्स ऑफ Y। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ एटम्स आपको पता है और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी आपको पता है, तो 10⁻23 कैंसिल आउट, और इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 0.19 मोल्स। ठीक है, यानी X का मोल हमने निकाल लिया, Y का मोल निकाल लिया, और Z का सिंपली इसने मोल ही दे रखा था कि Z का 0.03 मोल्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कंपाउंड में। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा, रिएक्शंस की अगर मैं बात कर लूँ तो रिएक्शन क्या होना चाहिए, बेसिक। ठीक है, बेसिक अगर हम बात करें, ठीक है, तो X का एक एटम, Y के 2 एटम और Z के 3 एटम मिलके ये एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट इज X, Y2 एंड Z3। ठीक है, तो X के एक एटम, Y के 2 एटम एंड Z के 3 एटम रिस्पेक्टिवली मिलेंगे तो ये कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तब X का कितना मोल अपन के पास आया था, X के आया था 0.083 मोल्स। ठीक है, Y के अपन के पास टोटल मोल कितने थे 0.19 और Z के 0.03 मोल्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट का, LR। ठीक है, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, LR सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, LR का कंसेप्ट आता है। LR का कंसेप्ट क्या बोलता है भाई साहब कि जो इन तीनों में से, जो भी तीनों में से रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में होंगे वही रिएक्टेंट डिसाइड करेगा फाइनल प्रोडक्ट का क्वांटिटी। फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, वही
जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम फाइंड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट वाली बात हो गई कि टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो उसका टोटल कंट्रीब्यूशन मोल निकालेंगे, कितना मोल कंट्रीब्यूटेड है उस कंपाउंड में, ठीक है, डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, यानी कि रिएक्शन में जो उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे उस टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली हम करके देखते हैं। फॉर एक्स के लिए टोटल मोल्स था अपने पास 0.083 डिवाइडेड बाय उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आपको पता होगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो प्रीसीडिंग टर्म होता है इसे हम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे x के लिए 1 है, y के लिए 2 है एंड z के लिए 3 है एंड दिस होल कंपाउंड मॉलिक्यूल के लिए क्या है 1 है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड रिएक्टेंट के लिए हम एल निकालते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट में अगर x की बात करें तो x के लिए एल अपना निकल गया 0.083 डिवाइडेड अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 0.013। तो ये उसका एल का अमाउंट हो गया, ठीक है। वहीं एल का अमाउंट नहीं, ये हमने कैलकुलेशन में निकाला है, ठीक है। वहीं फॉर y के लिए करें तो 0.19 और इसका जो कोफिशिएंट है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दैट इज 2 और इसको डिवाइड लगाएंगे तो 0.095 आ गया इसका वैल्यू। फॉर z के लिए कैलकुलेट करेंगे तो z के लिए मोल टोटल कितना, तो 0.03 और उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, ठीक है। इस वजह से जो z का हमने कैलकुलेशन के अनुसार 0.01 आ गया। तो यहाँ से फाइंड कैसे करेंगे कि इन तीनों में से एल कौन है, ठीक है। तो जो लिस्ट वैल्यू कंपोनेंट होता है, यानी कि जो भी लिस्ट वैल्यू कंपोनेंट होता है जिसका ये तीनों वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर रखा है, इसमें से सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो होगा अपना एल, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन स्मॉलर देन तो आपको आता ही होगा, आप बता सकते हो कौन छोटा है, हाँ z वाला पार्ट जो है वो छोटा है, ठीक है, यानी कि वही कंपोनेंट एल होगा। तो z जो होगा वो एल होगा, यानी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, ठीक है। और वो कैसे डिसाइड करता है वो भी आप देख लो। अब जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, कि z जो है वो क्या है, एल है, ठीक है। z एल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है z के एल होने का मतलब ये है कि अब z डिसाइड करेगा कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो इसके बीच का रिलेशन आपको कैसे पता चलेगा, रिलेशन डिफाइन करता है आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप बता पाओगे, ठीक है, कि कितना फाइनल प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा। तो z का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है एंड द फाइनल प्रोडक्ट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। यानी कि अगर 3z कंज्यूम होता है, 3z के एटम्स कंज्यूम होते हैं तो 1 एटम जो होगा यानी 1 मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के बनेंगे, ठीक है। ये हो गया स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का फ़ायदा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास z के कितने मोल्स थे, z के जो मोल्स थे 0.03 मोल्स थे, ठीक है। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं, सो अपना कितना 1/3 हो रहा है, 1/3 ऑफ मोल्स ऑफ z, ठीक है। z जो बनेगा वो कंपाउंड का, सॉरी स्पेलिंग आप सुधार लो, कंपाउंड का मोल्स जो फाइनल होगा 1/3 मोल्स ऑफ z हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, ठीक है। यानी कि अगर 0.03 मोल्स हैं तो अपना जो फाइनल कंपाउंड बनेगा उसका जो मोल्स बनेंगे वो 0.01 मोल्स बनेंगे, ठीक है। और साथ ही में क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो वेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका वेट जो है, ठीक है, वो क्या है 4.4 ग्राम दे रखा है, ठीक है। यानी कि वेट ऑफ XY2 Z3 ये क्वेश्चन में दे रखा है 4.4 ग्राम, ठीक है। और अगर आपको इस जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चले तो वेट कितना आएगा, उसके मोल्स इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो क्या देगा, उसका वेट, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिल गई, मतलब एक डेटा यहाँ से 4.4 क्वेश्चन में दे रखा है और दूसरा डेटा हमने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 4.4 इज इक्वल टू 0.01 इंटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट का वैल्यू आ गया, दैट इज़ 440 ग्राम, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हो 4.4 डिवाइडेड बाई 0.1 तो ये 100 ऊपर आ गया, डिवाइडेड इसका डेसिमल हटाया, इसका डेसिमल हटाया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 440 ग्राम। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पूछ रहा था, हमें पूछ रहा था कि वाई का मॉलिक्यूलर वेट
क्या होगा, वाई का एटॉमिक मास क्या होगा, सॉरी क्योंकि वाई एक एटम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑल्सो मॉलिकुलर वेट ऑफ x, y2 एंड z3 का मॉलिकुलर वेट को अगर हम डिस्क्रिप्टिवली लिखें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे होगा एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ x, ठीक है, प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ y प्लस 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ z। एटॉमिक क्यों, क्योंकि ये एटम्स हैं और x एक एटम मिलके बना है, y का 2 एटम और z के 3 एटम्स, दैट्स वाई यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स हमने कर रखा है एटॉमिक एटम ऑफ y के लिए और 3 टाइम्स कर रखा है एटॉमिक वेट ऑफ z के लिए। और ये जो टोटल सम होगा वो किसके बराबर होगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड। और मॉलिकुलर वेट हमने प्रीवियसली कैलकुलेट कर रखा 440 ग्राम, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन में देख लेते तो एटॉमिक वेट x का दे रखा है 60, आप मान लो कि एटॉमिक वेट जो हो गया y का हो गया my, ठीक है, ठीक है, और इंटू 2 और प्लस 3 टाइम्स 80 क्या दे रखा था, एटॉमिक वेट ऑफ z, यानी जस्ट हमने वैल्यू पुट किया और वैल्यू पुट करने के साथ हमने सॉल्व किया तो my की जो वैल्यू आई 440 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 22 ग्राम, दैट इज ओवरऑल जो वैल्यू आई वो 70 ग्राम आंसर हो गई। यानी कि यहाँ पे आ गया आपका मॉलिकुलर वेट ऑफ y। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे तो ये क्वेश्चन किस पे था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे कंसेप्ट पे था जिसमें हमने क्या क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट समझी, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझा, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर सॉल्व करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है, एंड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 8th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पॉलीस्टाइरीन हैविंग फॉर्मूला Br3C6H3 एंड C3H8 होल एन फाउंड टू कंटेन 10.46% ऑफ ब्रोमीन बाई वेट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी कि ये जो फॉर्मूला दे रखा है पॉलीस्टाइरीन का, इसमें n की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है ना जिसमें परसेंटेज इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो ये मैं आपको ट्रिक टाइप का बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले आप एज्यूम कर लो कि वो जो परसेंटेज है कंपाउंड का, लेट द वेट ऑफ द कंपाउंड बी 100, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो वेट कंपाउंड का हमने 100 मान लिया एंड इट्स मॉलिकुलर वेट इज़ m, ठीक है, कैपिटल M उसका मॉलिकुलर वेट मान लिया, ठीक है। तो गिवन मास अपन मोलर मास, ठीक है, तो वहाँ से निकलेगा मोल ऑफ कंपाउंड का, यानी पॉलीस्टाइरीन का कितने मोल है, तो 100 डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप पॉलीस्टाइरीन के फॉर्मूले में देखो तो एक मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीस्टाइरीन यानी कि पॉलीमर है वैसे, उसमें 3 ब्रोमीन के एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी जितने मोल्स कंपाउंड के होंगे उसके 3 टाइम्स जो होंगे मोल्स जो होंगे ब्रोमीन के होंगे, दैट्स वाई हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। फिर अगला हम देखें तो वेट ऑफ ब्रोमीन इन कंपाउंड, ठीक है। तो वेट ऑफ ब्रोमीन इन कंपाउंड क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल वेट का 10.46% बाई वेट है ब्रोमीन उसमें, ठीक है। तो 10.46 बाई वेट यानी कि 100, अपना वेट कितना था कंपाउंड का, हमने मान रखा है 100, तो 100 का 10.46% आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये हो गया दैट इज़ 10.46 ग्राम, यानी इतना ब्रोमीन हमारे अनुसार होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना इक्वेशन फर्स्ट। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमने उस कंपाउंड में मोल्स ऑफ ब्रोमीन के टोटल मोल्स कितने हैं वो निकाल रखा है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि ब्रोमीन के कितने मोल्स हैं तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि वेट कितना है ब्रोमीन का उस कंपाउंड में। ऑब्वियस वाली बात है, ब्रोमीन का मॉलिकुलर मास, ब्रोमीन का एटॉमिक मास जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ मोल्स में, जितने ब्रोमीन के मोल्स हैं, ठीक है, मोल्स में हमने क्या किया, एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहाँ से आ गया अपना वेट ऑफ ब्रोमीन इन कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड में कितना ब्रोमीन है, ठीक है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास जो हो गया वो 80 हो गया, दैट्स इट। तो 80 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 इंटू 3 इंटू 80 डिवाइडेड बाई कैपिटल M, ये जो हो गया इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करूँ, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा कैपिटल M की वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमने इक्वेट करने की कोशिश की, तो यहाँ से कैपिटल M की जो वैल्यू है यानी मॉलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज
2294.45, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इसको डिस्क्रिप्टिव लिखे। तो 3 ब्रोमीन के एटम थे, दैट्स वाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन इंटू 3, और 6 जो है वो कार्बन के एटम है, दैट्स वाई कार्बन का एटॉमिक वेट 12 इंटू 6, और 3 हाइड्रोजन के एटम थे, दैट्स वाई 1 इंटू 3, एंड फाइनली जो n का टर्म था उसका जो वेट हो रहा है दैट इज़ 44, तो 44 इंटू n यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। तो n की वैल्यू जो है, कैलकुलेशन आप देख लेना, n की वैल्यू जो है वो लगभग 44.98, दैट्स वाई 945 आंसर। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 45, और 45 ही क्यों, क्योंकि आप देखो इस क्वेश्चन में n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो इस वजह से मॉलिक्यूल कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते, यानी फ्रैक्शन डेसिमल में मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते, दैट्स वाई हमने अप्रॉक्सीमेशन ले रखा है, ठीक है। और 44.98 को ऑब्वियस वाली बात है 45 मोस्ट एक्यूरेटली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो बेसिकली आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। कह रहा है, a sample of clay was partially dried and then analyzed to 50% सिलिका एंड 7% वाटर। कह रहा है कि सिलिका एक क्ले है, ठीक है, जिसको हमने पार्शियली ड्राइड किया, ठीक है। तो उसमें देखा गया कि 50% सिलिका है एंड 7% वाटर है, ठीक है। यानी कि और कुछ ना कुछ इन दोनों को मिला के 100% तो नहीं हो रहा है, इट मीन्स समथिंग कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें है, ठीक है, बच गई है, ठीक है। और साथ साथ में ये भी दे रखा है कि ओरिजिनल क्ले जब ये ड्राइड नहीं था, पार्शियली ड्राइड नहीं था, तो उसमें 12% वाटर था, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द ओरिजिनल सैंपल, यानी इनिशियल जो सैंपल था उसमें सिलिका कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम एक कंसेप्ट से टकराते हैं, और कंसेप्ट अपना ये है, ठीक है, कि ऑन पार्शियल ड्राइंग यानी कि अगर आप किसी चीज़ को पार्शियली ड्राई कर रहे हो या फिर ड्राई कर रहे हो, ठीक है, एनहाइड्रस जिसे हम पार्शियली हीट करके या फिर क्या कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म में बनाते हैं, तो उसमें ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स गेट वेपोराइज्ड, क्योंकि गर्मी हीट से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल वेपोराइज होगा, एंड द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग कंपाउंड्स रिमेन्स सेम, यानी कि जो बचे हुए कंपाउंड है वाटर के अलावा वो सारे उन सारे के अमाउंट्स जो होंगे वो सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, आफ्टर पार्शियली ड्राइड, ठीक है, जब हमने पार्शियली ड्राइड कराया, ठीक है, तो उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर 7% दे रखा है, परसेंटेज ऑफ सिलिका 50% दे रखा है। इस वजह से परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या हो गई, 100 माइनस इन दोनों का सम ऑफ परसेंटेज, दैट इज़ 57, दैट इज़ 43% दे रखा। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, जहाँ परसेंट का कुछ खेल आ जाए तो सबसे पहले अगर उसमें कुछ सपोज करना तो आप सपोज कर लीजिए कि फाइनल इनिशियल अमाउंट जो था क्ले का वेट जो था वो 100 था। 100 क्यों करते हैं हम, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाए, और कोई मेरा मोटिव नहीं है 100 ग्राम उसका वेट लेने में, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने 7% निकाल लिया 100 का, दैट इज़ 7 ग्राम, ठीक है। 50% दैट इज़ 50 ग्राम, एंड 43% ऑफ 100 इज़ 43 ग्राम। बस यही कैलकुलेशन से बचने के लिए हम 100 एज्यूम कर लिए, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ द सिलिका टू इम्प्योरिटीज़, अपना वाटर तो भाई एनहाइड्रस मतलब क्या है, इवापोरेट हो जाएगा टेम्परेचर के साथ, तो वाटर के लिए भी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो रेशियो ऑफ सिलिका टू इम्प्योरिटीज़, यानी सिलिका अपॉन इम्प्योरिटीज़ का अगर रेशियो देखें तो सिलिका का वेट है 50 ग्राम, एंड इसमें इम्प्योरिटीज़ का वेट जो है 43 ग्राम। तो 50/43 हो गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यानी कि ड्राई होने के बाद का जो रेशियो है सिलिका अपॉन इम्प्योरिटीज़ का वो ये है, ठीक है। बट बिफोर ड्राइंग, यानी सूखने से पहले, यानी इनिशियल स्टेज में जो था वो क्या दे रखा है, परसेंटेज ऑफ वाटर दे रखा है इसने 12%, ठीक है। सो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि परसेंटेज ऑफ सिलिका प्लस इम्प्योरिटीज, सिलिका प्लस इम्प्योरिटीज का जो परसेंटेज होगा वो 100 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 88, ठीक है। यानी 88% जो होगा सिलिका और इम्प्योरिटीज मिलके इनिशियली 88% कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि जैसे क्योंकि मैंने इनिशियल वेट 100 मान रखा है, तो वेट ऑफ सिलिका प्लस इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएगा, 100 का 88%। तो ऑब्वियस वाली बात है 100 का 88% दैट इज़ 88 ग्राम। कुछ बच्चों को इनमें भी डाउट हो सकता है, तो 88% ऑफ 100 इज़ इक्वल्स टू 88 ग्राम। बस ये मैंने फालतू में लिख दिया क्योंकि समझने वाले तो सब समझ गए हैं, ठीक है।
तो 88 ग्राम वेट हो गया, कंबाइंड वेट हो गया सिलिका प्लस इम्प्योरिटीज़ का। तो इस कंबाइंड वेट में भी अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सिलिका का वेट फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, बोल दिया लेट अमाउंट ऑफ सिलिका बी x, यानी परसेंटेज में फाइंड करना था। तो हमने मान लिया कि सिलिका का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो x परसेंटेज है, ठीक है। तो सेट द वेट ऑफ सिलिका इनिशियली कितना हो जाएगा x, क्योंकि हमने 100 ले रखा है वेट ऑफ दैट क्ले, तो उसमें x परसेंटेज ऑफ 100 दैट इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो इस हिसाब से द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सिलिका टू इम्प्योरिटीज़, यानी कि सिलिका अपॉन इम्प्योरिटीज़ का अभी भी रेशियो निकाले, वेट का रेशियो निकाले, तो सिलिका का वेट तो x है और अपना इम्प्योरिटीज़ का वेट क्या हो जाएगा, 88 कंबाइंड वेट था सिलिका और इम्प्योरिटीज़ का, इस वजह से इम्प्योरिटीज़ का वेट इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, 88 कंबाइंड वेट माइनस वेट ऑफ सिलिका, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल वेट हो गया 88 माइनस x इम्प्योरिटीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, ये इक्वेशन हो गया 2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। क्यों इक्वेट कर रहे हैं, ये आप देखो, इनिशियली जो रेशियो था, ठीक है, क्योंकि इनके अमाउंट में चेंज नहीं आया है, इनके परसेंटेज में चेंज आ सकता है, क्योंकि वाटर का अमाउंट घटा तो वाटर का अमाउंट घटा, तो इस वजह से परसेंटेज में डिफ्लेक्शन हो सकता है। लेकिन इनके जो मोल्स हैं, अमाउंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है। दैट्स वाई इनके इंडिविजुअल रेशियो, ठीक है, वो हमेशा इनिशियल स्टेज में भी और फाइनल स्टेज में भी इंडिविजुअल रेशियो बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़, बस ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में चमक गया तो समझो कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हमने इनिशियली जो इक्वेशन था उससे हमने इक्वेशन नंबर 2 को उठाया और फाइनल ड्राई होने के बाद जो है उससे इक्वेशन 1 को उठाया, ठीक है, और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 88 माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 50/43 एंड ऑन सॉल्विंग 43x क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है, 43x दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 88 माइनस 50 इंटू x, तो ये टर्म इधर गया, ठीक है। तो ये हो गया 93x दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 88, दैट्स वाई x की वैल्यू जो आ गई 50 इंटू 88/93। तो परसेंटेज ऑफ सिलिका क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सिलिका जो हो जाएगा वो अपना यहाँ पे क्या आ गया, 50 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 93। वैसे इसको अगर मैं ना भी करूँ, 100/100 अगर ना भी करूँ, तो मैंने मान रखा है, ठीक है, कि जो फाइनल जो आंसर आने वाला है वो परसेंट में ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मैंने मान रखा लेट द परसेंट ऑफ सिलिका बी x, ठीक है। तो जो x का वैल्यू आएगा वही होगा सिलिका का परसेंटेज, ठीक है, इनिशियली, ठीक है। या आप यहाँ पे देखो लेट द अमाउंट ऑफ सिलिका बी x%, ठीक है। इस वजह से हमने x मान रखा है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 50 इंटू 88/93, वो इन एक्चुअली परसेंट में ही आएगी, दैट इज़ 47.3% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट मिला, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ CuSO4.5H2O एंड MgSO4.7H2O वाज हीटेड अंटिल ऑल द वाटर्स वॉज ड्रिवेन ऑफ, ठीक है। यानी कि दोनों मिक्सर को हमने जब हीट किया तो इनके सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो गए, उड़ गए, यानी इवापोरेट आउट हो गए। इफ़ 5 ग्राम ऑफ द मिक्सचर, इस मिक्सचर का हमने ले रखा था 5 ग्राम, गेव 3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है। और ये जो हीट करने के बाद जो सॉल्ट का अमाउंट बच गया है वो सिर्फ 3 ग्राम बच गया। तो व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। ओरिजिनल मिक्सचर में कॉपर सल्फेट .5H2O का क्या है, परसेंटेज बाय मास क्या है। तो कंसेप्ट की बात कर लेते तो एनहाइड्रस सॉल्ट जो होते हैं, मींस एनहाइड्रस सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है गाइज, ये 7H2O 5H2O, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दैट इज कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर किसी सॉल्ट में प्रेजेंट नहीं है उसे हम एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। इसका मतलब उस सॉल्ट में कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। कुछ डेटा दे रखे या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे साइड में लिख रखा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2 दैट इज 249.5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgSO4.7H2 दैट इज 246, सिमिलरली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज इक्वल्स टू 159.5 एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज इक्वल्स टू 120। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कैलकुलेशन ईजी करने के लिए पहले ही आपको प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। तब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरे को निकालना था कॉपर सल्फेट .5H2 के बारे में, तो इस वजह से मैंने x जो माना है वो इसी को मान लिया, लेट द अमाउंट,
ठीक है। लेट द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बी x, ठीक है। तो इस वजह से द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2 क्या हो जाएगा 5 - x, क्योंकि मिक्सचर हमने ले रखा था 5 ग्राम, ठीक है। तो कैलकुलेटिंग मोल्स ऑफ बोथ सॉल्ट्स, दोनों सॉल्ट्स के इनिशियली मोल्स कैलकुलेट करें तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O का क्या हो जाएगा गिवन मास अपन मोलर मास, मोलर मास मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O के लिए गिवन मास दैट इज 5 - x डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास दैट इज 246, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझो, ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है, इसमें से अगर वाटर गायब होता है तो बचेगा क्या कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट कितना कॉपर सल्फेट बचेगा, यानी कि जितना मोल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O होगा उतना ही मोल कॉपर सल्फेट बनेगा, यानी मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O हमने निकाल रखा है, तो यही हो जाएगा कॉपर सल्फेट का मोल, ठीक है। दैट्स इट। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट का भी वही है, दैट इज इक्वल्स टू जो कि जितना मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O का मोल होगा उतना ही मोल जो अपना मैग्नीशियम सल्फेट आएगा, क्योंकि पूरा जो मैग्नीशियम सल्फेट का कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि उतना ही एक दोनों का मोल क्या होगा बराबर होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा मोल्स हमें पता चल गया, ठीक है। इस वजह से रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी कि जो रिमेनिंग वेट होगा एनहाइड्रस सॉल्ट का वो कितना होगा। एनहाइड्रस सॉल्ट फाइनली बन क्या रहा था, एक तो कॉपर सल्फेट बन रहा था, एक कॉपर सल्फेट बन रहा था एंड मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा था, ठीक है। ये दोनों एनहाइड्रस सॉल्ट बन रहे थे, और इन दोनों का अगर आपको वेट मोल्स पता हो गए तो मोल्स इंटू इनका मॉलिक्यूलर वेट आपको टोटल वेट दे देगा। तो दोनों का अगर इंडिविजुअल वेट का सम कर दे तो आपको टोटल वेट पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया 8 डिवाइडेड अपॉन 249.5, और कॉपर सल्फेट का मैंने यहाँ पे वेट कैलकुलेट कर रखा है, कॉपर सल्फेट का 149.5, ये देख लो 149.5 आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने उसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट का भी मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज़ 120। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि एनहाइड्रस के बाद जो एनहाइड्रस सॉल्ट बचा उसका जो टोटल वेट है 3 ग्राम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया, और ये हमने इक्वेशन जनरेट किया। तो इक्वेशन जनरेट किया तो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। मैंने 3 डिजिट तक मोस्ट प्रिसाइसली आंसर लाने के लिए 3 डिजिट तक डेसिमल तक ले गया हूँ, बट आप 2 डेसिमल तक भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकालने की कोशिश की, तो x का जो अमाउंट आया वो 3.74 आया, ठीक है। दैट्स इट, 3.74, यानी कि टोटल 5 ग्राम में से 3.74 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O था। तो मास परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, मास परसेंट इज इक्वल्स टू उसका इंडिविजुअल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 74.8%। दैट्स आवर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11th की अगर मैं बात करूँ तो 11th क्वेश्चन आप पढ़ो। दैट कह रहा है कि इन ए ग्रेविमेट्रिक determination of phosphorus and aqueous solution of dihydrogen sulfate ion H2PO4- is treated with a mixture of ammonia and magnesium ion to precipitate magnesium ammonium phosphate, जिसका फॉर्मूला दे रखा है MgNH4PO4.6H2O, ठीक है। एंड दिस इज हीटेड, इसको हीट किया गया एंड डिकम्पोज टू, ये जो हीट होने के बाद किस में डिकम्पोज हुआ, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट दैट इज Mg2P2O7, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट विच इज वेटेड, जिसको हमने वेट किया, ठीक है, जिसको हमने नापा। तो सॉल्यूशन ऑफ H2PO4 yields 1.054 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोसल्फेट, व्हाट वेट ऑफ NaH2PO4 वाज प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सर ये जो आयन आया है वो कहाँ से आया है, H2PO4, तो ये मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन में NaH2PO4 से आया है, ठीक है, Na+ एंड दैट्स होल माइनस। तो अगर मैं कहूँ कि NaH2PO4 इनिशियली जो हुआ रिएक्ट किया है इसने मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयन के साथ, और इसने बनाया है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। और मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को हमने क्या किया, हीट किया है, तो ये बन गया मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये था अपना इंडिविजुअल रिएक्शन, यानी ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, एडिशन ऑफ
अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयन का एडिशन किया था, ठीक है। तब आते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है POAC, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम ये कंसेप्ट तभी अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई एटॉमिक कंजर्वेशन ओनली इफ नो सच एलिमेंट, यानी उसी के जैसा कोई और एलिमेंट एडेड ना हो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से वो एलिमेंट ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हम कौन सा एलिमेंट ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। कौन सा, आप देखो कौन सा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो मैग्नीशियम और अमोनियम। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से कि इस क्वेश्चन से आपको POAC, जो स्टाइकियोमेट्रिक 1 का सोल कहते हैं इसको, यानी कि POAC वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक 1, ठीक है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो वो तभी अप्लाई हो सकता है जब आपका एटॉमिक कंजर्वेशन इज ओनली, we can apply atomic conservation only if no such elements are added from any external source। यानी जिस एलिमेंट के लिए हम लगा रहे हैं एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है, वो एलिमेंट ऐड कोई एक्सटर्नल सोर्स से ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐड अप नहीं होना चाहिए, ताकि इस वजह से ताकि वो कंजर्व रहे, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में अगर हम फॉस्फोरस के लिए लगाना चाहें, ठीक है, एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है, तो क्या ये लगेगा या नहीं लगेगा? मोस्ट ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि बीच इक्वेशन में कहीं भी हमने फास्फोरस ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो इस वजह से अब हम क्या चाहते हैं कि अब हम चाहते हैं कि अप्लाई करें POAC यानी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन फास्फोरस। फास्फोरस पे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट द वेट ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल्स टू x ग्राम, ठीक है। अगर NaH2PO4 का वेट x ग्राम है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के जितने मोल, ठीक है, फास्फोरस के जितने मोल इधर होंगे यानी कि NaH2PO4 में होंगे, उतने ही मोल Mg2P2O7 में होने चाहिए, क्योंकि बीच ड्यूरिंग द रिएक्शन हम मोल्स तो ऐड अप कर नहीं रहे हैं, दैट्स वाई नंबर ऑफ मोल इनिशियली एंड फाइनली इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने तो मान लिया है कि NaH2PO4 का जो वेट है वो x ग्राम है, ठीक है, और NaH2PO4 का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 120। क्लियर है। तो हम ये कह रहे हैं कि मोल्स ऑफ फास्फोरस इन NaH2PO4 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ फास्फोरस इन Mg2P2O7, दैट्स इट। तो मोल्स ऑफ फास्फोरस, तो सबसे पहले तो इसका मोल हम निकाल ले अगर, तो हमें इसका भी मोल पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका जितना मोल होगा उतना ही मोल तो फास्फोरस होगा, क्योंकि फास्फोरस का कोफिशिएंट तो 1 है, ठीक है। तो इसका अगर मोल निकालना चाहे तो गिवन वेट जो हमने x मान रखा है डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट जो 120 है और इंटू 1, क्योंकि फास्फोरस इसमें एक ही एटम प्रेजेंट है। वहीं हम इस सेकेंड वाले पार्ट Mg2O7 के लिए बात करें तो Mg2O7 के लिए आप देखो क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो बता रहा है कि Mg2O7 जो है वो कितना अमाउंट में है, वो है 1.054 ग्राम बना हुआ है, यानी गिवन वेट आपको पता चल गया और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये तो हो गया, ये पूरा इतना टर्म जो हो गया वो हो गया मोल्स ऑफ Mg2O7। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, इस एक मोल में आपके 2 एटम्स यानी 2 मोल होंगे फॉस्फोरस के, दैट्स वाई यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने सॉल्व करने की कोशिश की, तो x के रिगार्डिंग जो वैल्यू आई वो 1.054 इंटू 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 232, तो इसको सॉल्व करने पे 1.09 ग्राम आ गया। तो ये था POAC का फाइनल कंसेप्ट। तो अगर POAC को मैं कंक्लूड करूँ तो सबसे पहले तो POAC आप तभी लगा सकते हो जब वो एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन ऐड अप या फिर सब्सट्रैक्ट ना हुआ हो, यानी कि या तो ना ही तो वो एलिमिनेट हुआ हो और ना ही ऐड हुआ हो ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी तभी आप कंजर्वेशन कर सकते हो। और POAC की एक बहुत बड़ी खूबी दैट इज़ आपको जो रिएक्शन है, यानी कि जो रिएक्शन है
वो देयर इज़ नो नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन वाइल अप्लाइंग POAC, यानी POAC अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो टिपिकल से टिपिकल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप POAC लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक एंड शेयर एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।